हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। प्रशासनिक संरचना हम कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने चंडीगढ़ को किया है। हमारी राज्य की राजधानी और यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसे किया है, बिल्कुल डिटेल में किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज भौगोलिक संरचना कर रहे हैं हम हरियाणा की। हरियाणा की आकृति की अगर हम बात करें तो हरियाणा की आकृति विषमबाहु त्रिभुज के जैसी है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हमारा हरियाणा राज्य है वो स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखें तो हरियाणा उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में हमारा हरियाणा स्थित है। हरियाणा की मेन भूमि है वो 27.39 डिग्री से 30.55 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश में, और 74.27 डिग्री से 77.39 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा हरियाणा है वो स्थित है। अगर इसकी विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार हो गया हमारा 3.16 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार हो गया 3.8 डिग्री। ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। अब हम लंबाई की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम हमारा हरियाणा की जो लंबाई है वो 350.61 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखें तो 363.31 किलोमीटर है वो लंबाई हरियाणा की। यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम से थोड़ी अधिक है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है वो हमारे हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% भाग पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम अपने हरियाणा को देखें तो देश का 21वां राज्य है, लेकिन फिलहाल भाई 20वां राज्य है। क्यों? क्योंकि जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर है वो अब धारा 370 हटाई है, और धारा 370 हटाने के बाद इसके दो भाग कर दिए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और दोनों क्या बना दिए हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं। तो अरे यहाँ बात किसकी हो रही है, राज्य की बात हो रही है, तो ये जम्मू कश्मीर है ये काउंट नहीं होगा। तो हमारा हरियाणा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से फिलहाल 20वें नंबर पर आता है 28 राज्यों में। एक रिपोर्ट है एफएसआई की रिपोर्ट 2015 में आई थी, जिसके अनुसार हरियाणा में 1586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन है। कुल क्षेत्र कितना है हमारा 44,212। उस क्षेत्र के 1586 वर्ग में ही हमारा क्या है भाई, 44,212 हमारा क्षेत्रफल है, और उसके 1586 वर्ग किलोमीटर में ही हमारे वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 3.16% भाग ही होता है। यानी हमारे हरियाणा में बहुत ही कम वन है। देश में सबसे अधिक वन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है भाई। अब प्राकृतिक स्थिति हम देख लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा का लगभग 93.76% भाग है ना वो समतल व तरंगित मैदान है, जिसे हम सामान्यतः कौन सा मैदान कहते हैं, घग्गर यमुना का मैदान कहते हैं, या आप कह सकते हैं घग्गर यमुना दो आब क्षेत्र भी कह सकते हैं। दो नदियों के बीच का जो जगह होती है उसे दो आब कहा जाता है। तो घग्गर और यमुना नदी के बीच का जो एरिया है वो समतल तरंगित है, और वो एरिया 93.76% भाग पर फैला हुआ है। और समुद्र तल से इस भाग की अगर औसत ऊंचाई की हम बात करें तो 300 मीटर से भी कम है। ऑप्शन में आपको 220 से 280 के मध्य भी मिल सकती है। 300 से कम ही हुई ना, तो 220 से 280 के मध्य है वो समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई है। किस जगह की? घग्गर यमुना दोआब मैदान की, जो हरियाणा के 93.76% भाग में फैला हुआ है। आगे देखिए, जो ये 93.76% भाग है ना उसका 68.21% भाग बिल्कुल सपाट मैदान है भाई, और 25.55% भाग है वो तरंगित मैदान है। बच गया 93.76 भाग में से बचा आपका 6.24% भाग। इस भाग में आपकी पहाड़ियां हैं और रेतीले टीले हैं, यानी उसमें आपकी शिवालिक की पहाड़ियां भी आ गई, अरावली की भी पहाड़ियां आ गई, और जो आपके टीले हैं रेत के, जो आपके महेंद्रगढ़ में, सिरसा में, हिसार में जो रेत के टीले वगैरह है वो भी आपके आ गए। कितने भाग में?
6.24% भाग में आपका ये है, यानी सबसे जो बड़ा भाग है वो घग्गर यमुना का दोआब मैदान का क्षेत्र है। अब देख लेते हैं हरियाणा की को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। वो कौन-कौन से हैं? तो पहला भाग है शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र। शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है वो हरियाणा की लगभग 1.67% भाग पर शिवालिक की पहाड़ियां है। देखिए भाई 6.24% भाग में हमारी पहाड़ियां हैं, जिसमें हमारी अरावली भी है और कौन सी है शिवालिक भी है। तो 6.24% में 1.67% है ना, वो शिवालिक की पहाड़ियां है लगभग। ठीक है। और हरियाणा पूछा था, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और हमारे 3 जिलों में फैली हुई है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इन 3 जिलों में हमारे शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। शिवालिक पहाड़ियों की अगर ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, तो 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई के करीब भाई इनकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और ऊंचाई के आधार पर शिवालिक पहाड़ियों को 3 भागों में भाई रखा गया है। कौन सा? उच्च शिवालिक श्रेणियां, जिनकी ऊंचाई की बात करें तो वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और निम्न शिवालिक पहाड़ियां हैं, उनकी ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच है। गिरिपाद मैदान है, जिनकी ऊंचाई है वो 300 से 375 के बीच इनकी ऊंचाई है। कहाँ से? समुद्र तल से। अब आगे देखते हैं, पंचकुला है, पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर पर हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी हिल्स स्थित है। जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं वो मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हैं और उनके समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 1220 मीटर है। पूछा जाए मोरनी हिल्स की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो 1220 मीटर है। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है वो करो है। हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है वो करो की है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो 1514 मीटर है। ये ऊंचाई भाई जरूर ध्यान रखिएगा, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में भाई ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो उत्तर में कौन सा होगा? ऊपर उत्तर में तो हिमाचल पड़ेगा, दक्षिण में ही पड़े ना शिवालिक श्रेणियों के हम। तो दक्षिण में 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है जिसे गिरिपाद मैदान विस्तृत है। 25 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है उसे गिरिपाद मैदान भी कहा जाता है। और गिरिपाद मैदान का जो विस्तार है वो हरियाणा में यमुना नदी से घग्गर नदी के बीच में है। और ये किस किस में जिले में है आपका? यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। इन 3 जिलों में ये आपका स्थित है, शिवालिक की पहाड़ियां भी और गिरिपाद मैदान भी। हरियाणा प्रदेश में जो गिरिपाद मैदान है तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में गिरिपाद मैदान को घर कहा जाता है। और हरियाणा प्रदेश में गिरिपाद मैदान से बहने वाली जो नदियां हैं वो घग्गर, मारकंडा और चेतांग नदी है। ये आपकी प्रमुख नदियां हैं। एक बार भाई हम थोड़ा सा मैप से हम जान लेते हैं। इधर ये आपका ऊपर ये पंचकुला हो जाता है, फिर पंचकुला से इधर ये अंबाला हो जाता है और अंबाला से इधर ये आपका यमुनानगर हो जाता है। तो इधर से तो आपकी घग्गर नदी निकलती है। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। ये इधर आपका पंचकुला हो गया, इधर थोड़ा सा अंबाला होगा और इधर आपका ये हो गया आपका यमुनानगर। तो इधर से आपकी घग्गर नदी निकलती है और इधर से आपकी यमुना नदी निकलती है। तो दोनों नदियों के बीच का ये क्षेत्र है ना, तो ये दोआब क्षेत्र कहलाता है। ये घग्गर यमुना का दोआब क्षेत्रफल कहलाता है। इधर पंचकुला में, इधर थोड़ा सा अंबाला में और यमुनानगर में यहाँ आपकी ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है भाई ये मैदान की। और इस मैदान की जो पट्टी है इसे गिरिपाद मैदान कहते हैं। और ये 3 जिलों में ही है, किस किस में? अंबाला में, पंचकुला में और यमुना नगर में है। ठीक है भाई, ये बताया गया है। दूसरा जो भाग बांटा गया है वो घग्गर यमुना का दोआब क्षेत्र बांटा गया है। क्या बताया गया है? इस मैदान के पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं का निर्धारण क्रमशः घग्गर व यमुना नदी के द्वारा किया गया है। पश्चिम में हमारी आ गई घग्गर नदी और पूर्व में हमारी आ गई यमुना नदी। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्रफल हो गया और इसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां हो गई, फिर आपका गिरिपाद मैदान हो गया और अब आपका विभाजित कर दिया घग्गर यमुना दोआब क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र है वो उसमें विभाजित कर दिया। इसकी औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 220 से 280 मीटर के मध्य इसकी औसतन ऊंचाई है समुद्र तल से।
यहाँ पर मेनली रबी और खरीफ की जो फसल है वो उगाई जाती है। जो दो आब क्षेत्र होता है ना भाई, वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा भाई वहां पर मिट्टी बहाकर लाई जाती है और हर बार नई परत बनती है। जब पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है तो जो वो मिट्टी होती है ना काफी उपजाऊ होती है, तो वहां पर जो अन्न होता है वो काफी मात्रा में होता है। और अधिक मात्रा में अन्न की उपज होने के कारण घग्गर यमुना का दो आब क्षेत्र है, उसे देश के खाद्यान्नों की बुखारी कहा जाता है। देश के खाद्यान्नों की बुखारी किसे कहा जा सकता है? तो घग्गर यमुना के दो आब क्षेत्र को कहा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भौतिक संरचना के आधार पर अब घग्गर यमुना का जो क्षेत्र है ना उसे भी तीन भागों में बांट दिया। किस भाग में? पहला बांटा बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र सबसे उपली हिस्सा है, गिरिपाद मैदान के बाद जो टच होता हिस्सा है उसे बांगर क्षेत्र कहा गया है। बांगर क्षेत्र में है ना पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जो घग्गर यमुना के दो आब क्षेत्र के ऊपरी भाग में नदियों के मध्यवर्ती भागों में मिलता है भैया। और सामान्यतः यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता है। यहाँ की जो मिट्टी है ना उसकी सतह के नीचे चूने की गांठ मिलती है, जिन्हें हम कंकर कहते हैं, और ये है ना भाई काफी उपजाऊ होती है और रबी की फसलों के लिए अति उपयोगी होती है, जिसमें आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों होगी, राई होगी, चावल हो गया, ये सब रबी की फसलें हैं। तो इनके लिए कौन से भाई क्षेत्र ज्यादा उपयोगी है? तो बांगर क्षेत्र है वो रबी की फसलों के लिए अति उपयोगी है। ठीक है, और यहाँ पर बाढ़ कम आती है और पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इस क्षेत्र में। अब देखते रहे खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र है वो नवीन जलोढ़ मृदा है। दोनों में अंतर देखिए, बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा। बांगर क्षेत्र में आपके बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, और जो खादर क्षेत्र है ना वहां पर आपके प्रतिवर्ष भाई बाढ़ से प्रभावित वो होता ही होता है। ठीक है, जो आपका यमुना नदी का क्षेत्र है ना भाई, ये इधर आपका ये यमुना नगर है, यमुना नगर के बाद आपका करनाल आ जाता है, करनाल के बाद आपका पानीपत आ जाता है, पानीपत के बाद आपका सोनीपत आ जाता है। तो इधर से ये यमुना नदी आ रही है, तो इनका ये पास का जो एरिया है ना ये बाढ़ से प्रभावित एरिया है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये खाद्र क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित जरूर है, लेकिन ये काफी उपजाऊ भी है, क्योंकि बाढ़ से जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, नई जलोढ़ मृदा जो आती है वो काफी उपजाऊ होती है। लेकिन कुछ बीहड़ भी बन जाते हैं, और जो बीहड़ की जो मिट्टी होती है ना वो काफी भाई अनउपजाऊ होती है, वो उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन मेनली जो वहां पर मृदा होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है और काफी उपजाऊ होती है। ठीक है भाई, ये होगा आपका खादर क्षेत्र। और खादर क्षेत्र को हम कछार भी कहते हैं भाई। ठीक है, खादर क्षेत्र से तात्पर्य या मीनिंग क्या है? कछार है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा भाग क्या बनाया गया है? दो आब क्षेत्र का तीसरा भाग बनाया गया अनकाई दलदल। ये हमें पता है कहाँ? सिरसा में है। हरियाणा का जो पश्चिमी जिला है सिरसा, उसके दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाई जाती है। और ये है ना इसकी ऊंचाई हरियाणा के जो प्रांत है उससे सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग कौन सा है भाई? अनकाई दलदल है। 200 मीटर से भी कम ऊंचाई पर भाई ये जगह पड़ती है। अब देख लेते हैं तीसरा भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान भूखंड। ठीक है, शुष्क मैदान भूखंड अरावली पहाड़ियों का। पहला हमने पढ़ा था शिवालिक की पहाड़ियों का भूभाग, दूसरा हमने पढ़ा दो आब क्षेत्र भूभाग, और तीसरा हिस्सा बना जो हरियाणा का तीसरा भाग जो बनाया गया भौगोलिक दृष्टि से, वो अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान भूखंड बनाया गया। और हरियाणा का 4.75% भाग है ना भाई, वो आपकी अरावली की पहाड़ियों से भाई विस्तृत है। इतने भाग में जो हमारा 6.24% भाग था जिसमें पहाड़ियां थी, जिसमें से आपका कितना भाई 1.67% भाग में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां आ गई। बचे हुए 4.75 भाग में कौन से हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं। और आपका 93.76% भाग है वो दो आब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें समतल मैदान और तरंगित मैदान होता है। ठीक है, तो जो ये अरावली की पहाड़ियां हैं ये मेनली गुड़गांव के पश्चिमी भाग में, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी इन जिलों में ज्यादा फैली हुई है। आपके महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा है, रेवाड़ी, मेवात, नूह, पलवल, यहाँ पर भी अरावली की पहाड़ियां फैली हुई है। हरियाणा प्रांत के अरावली की बहुत सी जो पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। ये शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना उससे छोटी,
ठीक है भाई। शिवालिक की पहाड़ियों से सबसे छोटी है और सबसे पुरानी भी है। देश के सबसे पुराना है पर्वत है कौन सा? अरावली पर्वत है। उनमें इनके बीच में है ना, बीच में रेतीले टिल्ले भी है, पर्वत भी है और बीच बीच में रेतीले टिल्ले हैं। और ये रेतीले टिल्ले है ना, ये सिरसा के दक्षिणी भाग से शुरू होते हैं और आपके हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर, इन जिलों में ये आपके रेत के टिल्ले मिलेंगे। पर्वत भी मिलेंगे और रेत के टिल्ले भी आपके ये मिलेंगे। और ये रेत के टिल्ले होते हैं, टिल्लों के नीचे जो निचाई की जगह होती है ना, उसी निचाई की जगह को, टिल्ले के पास जो निचाई की जगह होती है उसे हम ताल कहते हैं। और जब वर्षा होती है तो उस जगह में, भाई निचाई में है तो वहां पर पानी भरेगा, पानी भर जाता है तो अस्थाई छिलछिली झीलें बनती हैं। अस्थाई मीनिंग है कि वो यानी वर्षा ऋतु में वो भरी रहेंगी, जैसे ही गर्मी आएगी वो सूख जाएंगी। तो ये छिलछिली झीलें, अस्थाई छिलछिली झीलें हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। ये मेनली क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अस्थाई छिलछिली झीलों के जो ताल से जो वर्षा ऋतु में भर जाती है, अस्थाई छिलछिली झीलें बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो ठूठ या बावड़ी उन्हें कहा जाता है। और ये जो अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, उसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 200 मीटर से 500 मीटर के बीच की है, वो वहां की ऊंचाई है। और अरावली जो पर्वत शिखर है, उसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में है और 625 मीटर ऊंची चोटी है, जिसे हम डोसी की पहाड़ी कहते हैं। दक्षिण भारत की ना सॉरी दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी है, जो 625 मीटर की है भाई। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये जो हमने 3 भाग किए, ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से किए। अब भौगोलिक दृष्टि से भी हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाला। जो कुरुक्षेत्र है ना, उसमें आपका ये करनाल आ जाता है, जींद आ जाता है, कुरुक्षेत्र आ जाता है। ये वाला एरिया आपका कुरुक्षेत्र भाग में दे दिया। हरियाणा में आपका गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, ये एरिया आपका हरियाणा क्षेत्र में के अंतर्गत दिया गया है। और भटियाला क्षेत्र में आपका फतेहाबाद का जो भट्टू कला जो तहसील है, सिरसा है, ये आपके भटियाला क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए हैं भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, अब हम जान लेते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य। जो हमारा हरियाणा है, उसका दक्षिणतम बिंदु है, वो किससे स्पर्श करता है? उसके राजस्थान राज्य से स्पर्श करता है। नू हमारा जिला है इधर, नू का जो ये इधर है फिरोजपुर जिरका, और फिरोजपुर जिरका नू का उपमंडल है, और ये तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। दक्षिणतम बिंदु है हरियाणा का नू का फिरोजपुर जिरका, और उत्तर बिंदु है वो हमारा पंचकुला है, और पंचकुला है वो किससे मिला हुआ है? वो हिमाचल प्रदेश से उसकी सीमा मिली हुई है। उत्तरी जो बिंदु है वो हिमाचल प्रदेश से मिला हुआ है हरियाणा का, और दक्षिणतम जो बिंदु है वो हमारा किससे मिला हुआ है? वो हमारा राजस्थान से मिला हुआ है। पूर्वी जिला है हमारा, पूर्वी जिले की बात करें तो यमुनानगर है, वो हमारा सबसे पूर्वी जिला है, जहाँ हरियाणा में सूर्य सबसे पहले उदय और सूर्य सबसे पहले अस्त कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। और सिरसा पश्चिमी जिला है, जहाँ पर सूर्य हरियाणा में जब उगता है, उसमें सबसे लास्ट में सूरज की किरणें सिरसा में जाती है, और लास्ट में सबसे अस्त भी कहाँ होता है? तो वो सिरसा में होता है। और सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो पंचकुला पड़ता है, और सबसे दक्षिणी जिला है वो हमारा नूह पड़ता है। हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अब किस किस से लगती है वो बात भी हम कर लेते हैं। फतेहाबाद है ना सॉरी राजस्थान है, राजस्थान राज्य से हमारे 7 जिले लगते हैं। कौन कौन सा लगता है भाई? हमारा नूह लगता है। नूह का जो भरतपुर और अलवर है, नूह से की सीमा लगती है? राजस्थान के अलवर और भरतपुर की सीमा लगती है। रेवाड़ी से अलवर की सीमा लगती है। महेंद्रगढ़ से भी आपकी अलवर की सीमा लगती है, झुंझुनू की सीमा लगती है, और सिक्कर इनकी सीमा लगती है। भिवानी में आपके हनुमानगढ़ से सीमा लगती है। हिसार में भी हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ की। फतेहाबाद और सिरसा में भी आपके हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। राजस्थान के इन जिलों की सीमा है वो हमारे इन जिलों से लगती है। 7 जिलों से लगती है राजस्थान की सीमा, हमारे 7 जिलों से लगती है। अब कर लेते हैं पंजाब की बात। पंजाब से किस किस जिले की सीमा लगती है? हमारे सिरसा की लगती है। सिरसा से हमारा
जो मानसा जिला है ना पंजाब का, वो भाई टच हो रहा है, और फतेहाबाद से भी हमारा जो संगरूर मानसा जिला है वो टच हो रहा है, और जींद से हमारा पटियाला जिला टच हो रहा है, और पटियाला कैथल से भी हमारा पटियाला टच हो रहा है, और कुरुक्षेत्र से भी पटियाला हो रहा है। और अगर बात करें पंचकुला की, तो जो मोहाली जिला है ना, मोहाली है पंजाब का, वो हमारे पंचकुला से टच हो रहा है। तो पंजाब के हमारे 7 जिले हैं, वो भी हमारे भाई जो पंजाब पड़ोसी राज्य है उससे टच हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी हमारे 7 जिले हैं, वो टच कर रहे हैं। यमुनानगर टच कर रहा है भाई, यमुनानगर का जो हाँ, यमुनानगर टच किया हुआ है। करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये 7 जिले हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उससे हमारे ये 7 जिले हैं वो टच कर रहे हैं। दिल्ली से आपका सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर और फरीदाबाद टच किया हुआ है, और दिल्ली है वो तीनों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, तीनों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से हमारे 3 राज्य मिले हुए हैं। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये 3 जो जिले हैं वो किससे टच कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से की सीमा से मिले हुए हैं। उत्तराखंड से हमारा सिर्फ एक जिला मिला हुआ, कौन सा? यमुनानगर, और सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई, सबसे कम। पूछा जाए किस राज्य की सीमा सबसे कम टच हो रही है हमसे, तो उत्तराखंड की सबसे कम टच हो रही है, कि सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा हमसे लगती है, वो भी यमुनानगर जिले की। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड राज्य आ जाता है, तो बात ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ से हमारा सिर्फ पंचकुला टच करता है, और पंचकुला केवल एक ही जिला है हमारा जो हमारी राजधानी से भाई हमारी राजधानी से जिसकी सीमा लगती है। एक बात और ध्यान ये रखिएगा, पूछा जाए हमारे किस जिले से सबसे हमारे पड़ोसी राज्य सबसे अधिक लगते हैं, तो यमुनानगर है ना, उससे हमारे 3 पड़ोसी राज्य जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तराखंड और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, ये जो 3 राज्य है ना, वो हमारे यमुनानगर जिले की से सीमा लगती है, इन 3 राज्यों की, ये ध्यान रखिएगा। पंचकुला भी है, पंचकुला में एक केंद्र शासित प्रदेश मिल जाता है, कौन सा? चंडीगढ़। एक तो चंडीगढ़ से सीमा मिली हुई है, दूसरा हिमाचल प्रदेश से पंचकुला की सीमा मिली हुई है, और तीसरा पंजाब से। तो पंचकुला में 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। वही यमुनानगर है, उसमें तीनों के तीन राज्य हैं जिनकी सीमा मिली हुई है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है। ठीक भाई, आज हमने ये भौगोलिक संरचना हमने हरियाणा की है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।